हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो ये है वीएनआईएस का टेस्ट और आज है टेस्ट नंबर 30। ठीक है, इसके पहले 29 टेस्ट हो चुका है। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और पूरे टेस्ट को एंजॉय करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए अपने एग्जाम से पहले। तो देखेंगे ये 2025 के लिए टेस्ट है और आज हम लोग देखेंगे 30 नंबर का टेस्ट। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है और इसके पहले करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में दिए जाने वाले विशेष श्रेणी के दर्जे ये क्या है? एससीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका विशेष श्रेणी? पहला है, इसे पहली बार छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कहता है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। एंड तीसरा कहता है, विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर और आयकर से छूट दी गई है। कितने कथन सही है इसमें से? एक और तीन, एक और दो, केवल तीन, या तो एक दो तीन? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, यहाँ पर पहला कह रहा है कि इसमें पहली बार छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। देखिए, यहाँ पर छठा नहीं था, यहाँ पर पांचवा था। कब था ये था आपका 1969 में। ठीक है, कब था? 1969 में पांचवा सिफारिश था ये। तो पहला तो कथन गलत हो गया। दूसरा है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो देखेंगे इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। संविधान के तहत भारत के किसी राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरा तो फिर सही होना ही है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, कारपोरेट कर और आयकर से छूट दी गई है, तो ये सही है। कुल मिलाकर देखेंगे तो ओनली 3 सही है, ओनली तीसरा वाला कथन सही है। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बहुत ही ईजी है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के सीएजी के बारे में पूछ रहा है। सीएजी संबंधित है 140, 142, 148 या 143? अगर आपने अनुच्छेद याद किया होगा तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 48, 148 से लेकर 51 तक ये किसके बारे में है? ये है सीएजी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सीएजी का हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं? महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 2 4, 1 2 3, 3 4 5 या 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि वो कौन से व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करेंगे। तो महिलाओं और बच्चों को तो दिया ही जाना है। ठीक है, पहला सही है। ये एसटी एससी के सदस्य जो जनजाति के सदस्य हैं उनको भी देना है। ठीक है, औद्योगिक कामगार वाले जो हैं उनको भी देना है। दिव्यांगजन तो देना जरूरी है, ये भी हो जाएगा। हिरासत में व्यक्ति, तो ये आपको थोड़ा लग रहा होगा लेकिन इनको भी देना है। कुल मिलाकर सभी हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। दूसरा है, यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। एंड तीसरा है, यह माई गवर्नमेंट पहल के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या तो केवल तीन? क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में कहता है, यह संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। ठीक है। दूसरा है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि यह माई गवर्नमेंट पहल के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो यह भी सही है। तो कुल मिलाकर 2 और 3 दोनों मतलब 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, पहला कथन गलत है, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में STSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें है STSS बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जिसका प्रसार अत्यधिक तीव्र गति से होता है। और दूसरा, यह अत्यधिक संक्रामक रोग हो सकता है और श्वसन के दौरान निर्मुक्त बूंदों या सीधे संपर्क के माध्यम से दूसरों में फैल सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो STSS बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जिसका प्रसार अत्यधिक तीव्र गति से होता है। पहला सही है। दूसरा है, यह अत्यधिक संक्रामक हो सकता है और श्वसन के दौरान निर्मुक्त बूंदों या सीधे संपर्क के माध्यम से दूसरों में फैल सकता है। तो दूसरा भी कथन सही है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन और उन्हें विनियमित करने का अधिकार है। दूसरा है, भारत की संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। एंड तीसरा है, राज्य विधानमंडल के पास अपने निर्वाचनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। कौन सा कथन सही है इसमें से? कितने कथन सही हैं इसमें से? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं अब। पहला है कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन और उन्हें विनियमित करने का अधिकार है। तो बिल्कुल है। देखिए, सीएम का जो विधानसभा का विधानमंडल का ये जो विधानसभा वाला होता है, चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग तो कराता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि भारत की संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, राज्य विधानमंडल के पास अपने निर्वाचनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो ये भी सही है। जब तीनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है? ये है कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP, विश्व बैंक, WEF या तो IMF? बताइए कौन करता है? तो यह करता है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है जो दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क टैरिफ का निर्धारण संशोधन करता है। दूसरा है, अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के संदर्भ में है। तो यह एक वैधानिक निकाय है। सही बात है, वैधानिक निकाय जो दूरसंचार सेवाओं के लिए
प्रशुल्क यानी टैरिफ का निर्धारण संशोधन करती है। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इसके अध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य जो होते हैं वह 3 वर्ष की अवधि, मतलब जो अन्य सदस्य होते हैं वह 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। 3 वर्ष का होता है। सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में है, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखिए। तो यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि अध्यक्ष अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। और दूसरा कहता है यूपीएससी अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। एंड तीसरा कहता है राष्ट्रपति कदाचार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। और चौथा कहता है अध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2, 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3 4? चलिए ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। ठीक है? चलिए तो फिर देखते हैं यूपीएससी के बारे में है। तो अधिकतम अध्यक्ष जो है अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए आप इसको जानिए कि ये 6 वर्ष होते हैं और 65 वर्ष, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि यूपीएससी अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, तो बिल्कुल प्राप्त होती है। जो 6 वर्ष और 65 वर्ष की है तो बिल्कुल प्राप्त होती है। दूसरा है तीसरा कि राष्ट्रपति कदाचार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। अगर कदाचार करेगा तो हटा भी सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। चौथा है कि अध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो बिल्कुल अगर उनको कार्य करने की इच्छा नहीं है और उनको इच्छा नहीं आ रही तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। चौथा भी सही है। सभी के सभी कथन सही, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निहित है। और दूसरा है यह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को वापस ले सकता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। कौन सा होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 10 भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में उसकी शक्तियों के बारे में है। तो देखेंगे इसमें राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निहित है। क्या पहला कथन सही है? देखेंगे पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यदि कोई दल चुनाव लड़ने, दल के भीतर चुनाव कराने या अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने की विफल रहता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इस आधार पर ईसीआई मतलब कि भारत के निर्वाचन आयोग को किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता है। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि यह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को वापस ले सकता है, तो ये सही है। दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत में शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषाओं के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान के लागू होने से 10 वर्षों तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। और दूसरा है राजभाषा अधिनियम 1963 संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो संविधान के लागू होने से 10 वर्षों तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। 10 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दिया, ऐसा सही है क्या? देखिए पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया था। ठीक है। दूसरा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का अनिवार्य बनाता है, तो ये सही था कि जिसको अंग्रेजी अगर हिंदी नहीं आती है तो वो अंग्रेजी ले सकता है। तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 12।
क्या है 12 में? स्वतंत्रता पश्चात के युग में निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। शिमला समझौता, भारत एवं सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री की संधि, ताशकंद समझौता, बांडुंग सम्मेलन। उपर्युक्त घटनाओं का सबसे पहले से शुरू करते हुए सही कालानुक्रम क्या है? 3-1-4-2, 4-3-1-2, 2-3-1-4 या तो 4-3-2-1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इसमें तो लगाता है बांडुंग सम्मेलन। क्या बांडुंग सम्मेलन क्या है? ये है 1955 का। कब का है? 1955 का है। ठीक है। बांडुंग सम्मेलन के बाद देखेंगे ताशकंद समझौता क्या है? तो ये है 1966 का। कब का है? 1966 का है। उसके बाद देखेंगे भारत एवं सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री संधि। ये कब हुआ था शांति संधि का? तो ये हुआ था 1971 का हुआ था। कब हुआ था? 1971 का हुआ था। और शिमला समझौता तो बहुत ही फेमस रहता है, ये 1972 का है। ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ मैं, जैसे कि शिमला समझौता के बारे में क्या है। देखिए शिमला समझौता क्या है, तो 1972 में हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य था कि 1971 के युद्ध के बाद अस्थायी शांति स्थापित करना और संबंधों को मान्यता बनाना था। और इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि उसको क्या बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करने की प्रतिबद्धता शामिल की गई थी। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। चलिए दूसरा देखते हैं मैत्री संबंधी का, भारत और सोवियत संघ का। इसके बारे में जानते हैं क्या था ये। तो भारत और सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री संधि पर 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी और अपनी सहयोग स्थापित किया था। वही देखेंगे ताशकंद समझौता क्या है? 1966 का। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु भी हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने तथा राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए शांति संधि के रूप में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। लास्ट देखते हैं बांडू सम्मेलन। इसके बारे में शायद आप लोग को नहीं पता होगा, 1955 का। तो यह क्या था? देखिए बांडू सम्मेलन को एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन को 18 से 24 अप्रैल और 1955 तक इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित किया गया था। तो इंडोनेशिया में क्या है? बांडुंग है, उसी जगह हुआ था ये सम्मेलन। इस ऐतिहासिक घटना ने एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों की पहली बड़े पैमाने पर बैठक को चिन्हित किया, जिनमें से अधिकांश ने हाल ही में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है, सबका हो गया। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 4-3-2-1, 4-3-2-1। इतना स्पष्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा, इसके पहले जाकर वीडियो इसको रिटर्न करें और देख लें, मतलब क्या करें, बैक करें। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरा है, यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी देता है। एंड तीसरा है, इस अधिनियम में यह अधिदेशित किया गया है कि लाभार्थियों में कम से कम आधी महिलाएं होंगी। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, तो यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। क्या सही है? दूसरा देखेंगे इसमें कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी देता है। और तीसरा बोलता है कि इस अधिनियम में यह अधिदेशित किया गया है कि लाभार्थियों में से कम आधी महिलाएं होंगी। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। क्या सही है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। पहला कथन गलत। दूसरा कहता है क्या कि 180 दिनों का, देखिए ये 100 दिनों का होता है, 100 दिनों का रोजगार। दूसरा कथन गलत। तीसरा कहता है कि इस अधिनियम में यह अधिदेशित किया गया है कि लाभार्थियों में से कम आधी महिलाएं होंगी। आधी महिलाएं नहीं, देखिए कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी, आधी नहीं 1/3 महिलाएं। तो तीसरा भी कथन गलत। तो कुल मिलाकर लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन गलत हैं। 14 नंबर है, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ई गवर्नमेंट इंडेक्स किसके द्वारा होता है?
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। 14, तो ये होता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान उपरोक्त में से कितने हाल ही में लॉन्च किए गए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या तो सभी 5। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए इसमें दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा और यूएसए हो जाएगा और यूएई हो जाएगा, ईयू मतलब यूरोपीय संघ हो जाएगा। दक्षिण कोरिया हो गया, जापान भी हो जाएगा, इसमें चाइना नहीं आएगा, तो चाइना हटा दीजिए, ऑप्शन सी लगा देंगे, केवल 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आदर्श आचार संहिता एमसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एमसीसी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह है। दूसरा है, यह आदर्श आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश अधिनियम 1960 द्वारा शासित है। तीसरा है, एमसीसी को पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। कितने सही हैं, 1, 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए पहला सही है कि एमसीसी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह है। पहला कथन तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि यह अधिनियम 1960 द्वारा शासित है, तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत, ठीक है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। देखिए एमसीसी के पास वैधानिक समर्थन नहीं है और यह आम सहमति से संचालित संहिता है, यह विधि द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, तो 1960 का अधिनियम कहाँ से आएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि एमसीसी को पहली बार केरल में राज्य विधानसभा के चुनाव में लागू किया गया था, तो तीसरा सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अपराधों में से किन से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा सकती है? भ्रष्टाचार विरोधी अपराध, आर्थिक अपराध, धन शोधन। कितने सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए धन शोधन तो ये ईडी वाला काम करता है ना, तो इसको हटा दीजिए, तीसरा वाला, तो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर लगाएंगे, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सी स्वतंत्रोत्तर भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित है? रामनाथ कोविंद समिति, पन्ना भैया समिति और रिबोरो समिति, धर्मवीर समिति। चलिए कूट का प्रयोग करेंगे, 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 और 4। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए इसमें रामनाथ कोविंद समिति को हटाइए और बाकी सब सही है, 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार करना है। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। बताना है कि उपयुक्त संगठनों में से कितने संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4। क्वेश्चन नंबर 19, तो ईडी को है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को है, सभी को है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इसमें और भी है, कैबिनेट सचिवालय के अनुसंधान विश्लेषण विंग होते हैं, राजस्व सूचना निदेशालय होते हैं, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो होता है और विमानन अनुसंधान केंद्र होता है, विशेष फ्रंटियर बल होता है, सीमा सुरक्षा बल होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, ये सभी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं? सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया, संसद को बहुराज्य सरकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए सशक्त बनाया गया। यह प्रावधान किया गया कि संविधान के तहत सहकारी समितियां एक केंद्रीय विषय है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20। सत्तानवे संविधान संशोधन। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, पहला सही है। यह संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया था। दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तीसरा है कि संसद को बहुराज्य सरकारी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए संसद बनाया गया, तो ये सही है। और यह प्रावधान किया गया कि संविधान के तहत सहकारी समितियां एक केंद्रीय विषय है, तो चौथा कथन गलत है। मतलब 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 1 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं है? पहला है ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारावास की सजा हुई हो। दूसरा है ऐसे व्यक्ति जो पुलिस की वैधानिक हिरासत में हो। तीसरा है ऐसे व्यक्ति जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में हो। कितने सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या तो 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 1951 के तहत में ऐसे व्यक्ति जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में हो, इनको हटा दीजिए। बाकी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए 22 नंबर देखेंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक उच्च स्तरीय निकाय है। दूसरा है यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देता है। तीसरा है इसका नेतृत्व निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के सचिव करते हैं। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, केवल 3, केवल 2 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। तो यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक उच्च स्तरीय निकाय है, पहला सही है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देता है, ये भी सही है। तीसरा ये इसका नेतृत्व निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव करते हैं, तो तीसरा कथन हो जाएगा गलत। तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित उपकरणों पर विचार कीजिए। सामाजिक लेखा परीक्षण, सहभागी बजट विश्लेषण, सामुदायिक स्कोर कार्ड, नागरिक चार्टर। उपयुक्त उपकरणों में से कितने सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो सामाजिक लेखा परीक्षण होते हैं, सहभागी बजट विश्लेषण होते हैं, सामुदायिक स्कोर कार्ड होते हैं, नागरिक चार्टर होते हैं, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 24 नंबर देखेंगे। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है CSR व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में कार्यालय रखने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है। और दूसरा है कंपनियों को विगत 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। तीसरा है CSR प्रावधानों का अनुपालन न करना एक दंडनीय अपराध है। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 24। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए CSR भारत में निगमीय कंपनियों के साथ भारत में कार्यालय रखने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होता है, तो ये सही है। और CSR का ये न्यूनतम 2% गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है, तो ये भी सही है। लेकिन अनुपालन न करने पर दंडनीय अपराध है, ये नहीं है, तो तीसरा हटा देंगे। जब तीसरा हट जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 यहाँ हटेगा, यहाँ हटेगा, यहाँ हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अपने आस पड़ोस में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसने क्षेत्र के ऐसे बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रकट किया जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त गद्यांश में से निम्नलिखित में से किस आंदोलन का वर्णन किया जा रहा है? नवनिर्माण आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, गुलाबी गैंग आंदोलन या सेवा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए यह है शराब विरोधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, शराब विरोधी आंदोलन। 26 नंबर देखेंगे। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सक्रिय जनभागीदारी के साथ किसी कार्यक्रम या योजना की जांच और मूल्यांकन है।
जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना वास्तविक जमीनी वस्तु स्थिति की जाती है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। और तीसरा है कि मेघालय भारत का पहला राज्य है जिसने सामाजिक लेखा परीक्षण कानून लागू किया है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 तो देखेंगे इसमें सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन। ये मेघालय जो है पहला राज्य बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आज हम लोग 29 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर संचालन हेतु 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ओमान की खाड़ी में स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। और दूसरा है, यह अरब सागर तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 27 कितने कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखेंगे इसमें, यह ओमान की खाड़ी में स्थित एक गहरे पानी वाला बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। और यह अरब सागर तक सीधी पहुंच एकमात्र ईरानी बंदरगाह है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। कोई कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं था, तो दोनों ही कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 28 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रायः सुर्खियों में रहने वाली फास्टर पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? फास्टर, तो यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति बढ़ाने के लिए एक पहल है, या तो यह प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और अवसंरचना के विकास में तेजी लाने की योजना है, या तो तीसरा, यह एक पहल है जिसका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय को न्यायालयी आदेशों को सुरक्षित और तुरंत प्रसारित करने में सक्षम बनाना है, या तो चौथा, ये जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने की एक सरकारी कार्यक्रम है। कौन सही है? फास्टर। तो देखिए यह किसके लिए था? यह न्यायालय के लिए था। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है? पहला है, यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा के निर्धारित सीटों का 3% सीट जीतता है। दूसरा है, यदि वह राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही वह उसी राज्य की विधानसभा में एक सीट जीतता है। और तीसरा है, यदि वह उस राज्य को लोकसभा में के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। कौन सही होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? चलिए क्वेश्चन नंबर 29। यदि वह संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनावों में विधानसभा के निर्धारित सीटों का 3% जीतता है, सही है। यदि वह राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही वह उस राज्य की एक विधानसभा की सीट जीतता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यदि वह उस राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के 8% प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, मतलब 2 कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही हो जाएगा। तो चलिए आज 29 क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा काम आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बस एक दायित्व बनता है कि आप अपने ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं यह। और अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नए इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।